हाँ, तो सभी लोगों का सफलता कोचिंग के क्लास में स्वागत है। केमिस्ट्री जो है 10th क्लास का उसका पहला जो चैप्टर है उसका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा लोग। पहला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं? तो इसका आंसर होगा, रासायनिक जो समीकरण होते हैं उसके दो भाग होते हैं। पहला जो होता है अभिकारक होता है और दूसरा उत्पाद होता है। अब अभिकारक एक एक करके अभिकारक और उत्पाद को समझ लिया जाए तो रासायनिक जो अभिक्रिया होता है, तो अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि कार्बन और ऑक्सीजन, यानी कार्बन के एक अणु और ऑक्सीजन के दो अणु मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, यानी CO2 बना रहा है। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन जो मिल रहा है यानी अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो ये दोनों हो गए अभिकारक। अब उत्पाद समझ लिया जाए तो अभिक्रिया से उत्पन्न पदार्थ, जो पदार्थ उत्पन्न होता है या जो पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए CO2 बना है कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से, तो CO2 बन गया। तो जो बन रहा है या जो उत्पन्न हो रहा है ये उत्पाद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझा जाए। अब अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित समीकरण जो होता है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ये संतुलित पहले समझ लिया जाए फिर असंतुलित समझ लिया जाएगा। तो संतुलित रासायनिक जो समीकरण होता है इसका असंतुलित रासायनिक का अपोजिट होता है। यानी कहने का मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, जैसे यहाँ पे समझिए एक रासायनिक अभिक्रिया है, यहाँ पे दिया गया है, कहेंगे कि तीर के बाईं ओर, जो ये तीर है इसके बाईं ओर और दाईं ओर, यानी कि दाहिने हाथ के तरफ और बाएं हाथ के तरफ, लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में दोनों तरफ में थोड़ा ध्यान देना है। यदि तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होता है, तो तत्व का यदि परमाणु का संख्या समान होता है तो उस समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण आप लोग समझ गए कि तीर के बाईं ओर और दाईं ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उस रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अब समझ लिया जाए असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो तीर के बाईं ओर और दाईं ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो तो ऐसे समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए 2MgO2, यानी Mg इधर 2 है, O2 भी इधर यानी O भी 2 है, लेकिन इधर और जा रहा है MgO, यानी एक Mg है और एक O है, यानी कहने का मैग्नीशियम एक और ऑक्सीजन के एक परमाणु का संख्या है। तो यानी अभिकारक में दो दो परमाणु मिल रहा है लेकिन इधर हो जा रहा है एक एक, यानी ये संतुलित नहीं है। तो इस तरह के समीकरण को बोला जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए समझ लिया जाए इसमें। और जैसे यहाँ पे समझिए इक्वेशन में आप लोगों को जो इक्वेशन दिया गया था उसमें देखिए Mg 2 है तो मैग्नीशियम 2 दिखा दिया गया अभिकारक में, और ऑक्सीजन भी 2 है तो इधर ऑक्सीजन भी 2, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 है। लेकिन उत्पाद में देखिए जैसे जो बन रहा है इसमें मैग्नीशियम जो है एगो है और ऑक्सीजन भी जो है यहाँ पे एगो है। तो यानी कहने का मतलब देखा जाए तो अभिकारक में परमाणु का जो तत्व का परमाणु संख्या है 2 हो जा रहा है मैग्नीशियम, जबकि इधर उत्पाद में 1 हो जा रहा है। यानी कि इधर भी अभिकारक में ऑक्सीजन का परमाणु की संख्या 2 है और उत्पाद में इधर 1 हो जा रहा है। तो ये थोड़ा ध्यान देना है कि थोड़ा ये जो उत्पाद में और अभिकारक में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए यह एक प्रकार का असंतुलित रासायनिक समीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मेल से जो पदार्थ बनते हैं उसी को यौगिक कहा जाता है, एवं ये हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे आप लोग समझिए 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मेल से, तो जैसे हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिल करके बना दिया H2O,
यानी ये हो जाता है जल। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु, सल्फर के 1 अणु और ऑक्सीजन के 4 अणु परमाणु जो होते हैं ये मिल करके H2SO4 बना दिया। यानी H2SO4 बना दिया, H2SO4 यौगिक बना दिया। इसके अलावा आप लोगों का ये जो है कॉपर का 1 अणु, सल्फर का 1 परमाणु, इसके अलावा ऑक्सीजन का 4 परमाणु मिल करके एक यौगिक बना दिया CuSO4। और उसी प्रकार से एल्युमिनियम का 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिल करके AlO3 बना दिया। तो ये भी एक प्रकार का यौगिक हो गया। तो देखा जाए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए ऊष्मा जो होता है उसके आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है, एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। चलिए एक एक करके इन दोनों को जान लिया जाए, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। चलिए देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का परिभाषा समझ लिया जाए। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है यानी ऊष्मा को सोखा जाता है तो उस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे N+O2 मिलता है तो ये बन जाता है, आप लोगों का रिएक्ट करने के बाद रिएक्शन होता है तो ये बन जाता है NO2, यानी तीर के बाद बनता है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है यानी ऊष्मा को सोखा जाता है। तो इसलिए इस अभिक्रिया को, ये जो अभिक्रिया हो रहा है इसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाएगा। चलिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया समझ लिया जाए। तो जिस जो अभिक्रिया होता है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन यानी कार्बन और O2 जब मिलता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो इसमें ऊष्मा निकलता है या ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो इस तरह के अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझा जाए, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए बता दें आप लोगों को कि वैसी अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बना देते हैं, वैसी अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बना देते हैं उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोग बता दिया जाए, 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन के परमाणु मिल करके 2MgO बना देते हैं। यानी कहने का तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके नया पदार्थ बना दिया। यानी ये जो मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके अभिक्रिया करता है और नया पदार्थ जो है क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। इसलिए यह जो अभिक्रिया होगा संयोजन अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा वही होगा कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण आप लोग ये दे सकते हैं। अब समझा जाए उपचयन और अपचयन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करना है, या इसका परिभाषा भी समझ लीजिए। उपचयन और अपचयन एक दूसरे के पूरक अभिक्रियाएं होते हैं। ऐसे समझ भी लिया जाए ये क्या होता है। चलिए देखा जाए ये क्या होता है, पहले बढ़िया से इसको समझा जाए। ठीक है, तो इसमें बता दें आप लोगों को कि ये जो होता है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, इसमें उपचयन जो अभिक्रिया है उसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होता है यानी ऑक्सीजन बढ़ जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, सिर्फ यही कह दिया जाए कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और अपचयन अभिक्रिया का परिभाषा दिया जा सकता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का कमी होता है या ह्रास होता है, ह्रास मतलब कमी ही होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें एक और बात जान जाइए कि उपचयन अभिक्रिया जो होता है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हाइड्रोजन की कमी भी होती है। इसमें अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है
तो हाइड्रोजन का वृद्धि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। एक नंबर में ये बताना है, फिर उसके बाद दोनों नंबर इस अभिक्रिया का समग्र समीकरण लिखिए। तो देखिए, ये जो है भूरे रंग का चमकदार तत्व X है, तो भूरे रंग का जो चमकदार तत्व है X जो है वो कॉपर है, यानी कि उस तत्व का नाम बताना है X के जगह पर, तो ये कॉपर हो गया। या काला रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड बनाता है, तो ये कौन सा यौगिक बनाता है, तो ये कॉपर ऑक्साइड बना देता है यौगिक। और ये जो भूरे रंग का चमकदार है वह कॉपर है, यानी कि कॉपर तांबा को बोला जाता है, आप लोग तांबा भी बोल सकते हैं। इसका कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन में कि इस अभिक्रिया का समग्र समीकरण लिखिए। तो 2Cu + O2 अभिक्रिया बन जाता है CuO, कॉपर ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षारण क्या है? धातु को संक्षारित होने से बचाने के लिए 3 विधियों को लिखो। देखिए बता दें कि खुली वायु या नम वायु जल के संपर्क में किसी धातु की सतह पर आती है तो इसकी सतह वायु धातु से अभिक्रिया कर जो होता है सतह जो होता है वायु धातु से अभिक्रिया करके एक पदार्थ बना लेता है, जिसे धातु का क्षय होने लगता है। यहाँ पे क्षय हो गया है, आप लोग क्षय बना लीजिए। ये क्षय को सुधार देना है थोड़ा, आप लोगों को क्षय यहाँ पे कर दीजिएगा, होने लगता है। इस घटना को संक्षारण कहा जाता है। संक्षारण होने से बचाने के लिए 3 विधियाँ हैं, जस्तीकरण करके, पेंट करके, तेल या ग्रीस लगा के। जस्तीकरण माने जस्ता का परत चढ़ा करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम होता है। इस नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम संतुष्ट करने के लिए इसको क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर वही होगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। कह उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी पदार्थ के ऑक्सीजन निष्कासित होती है। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निष्कासित होती है, मतलब उस अभिक्रिया का नाम बताना है। तो वो जो अभिक्रिया है अवकरण अभिक्रिया है, जिससे पदार्थ से ऑक्सीजन का क्या होता है? निष्कासन होता है या निकलता है। अगला क्वेश्चन है, तापीय वियोजन क्या है? इसका एक उदाहरण दीजिए। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें गर्म करने पर, मतलब जिसमें गर्म किया जाता है कोई पदार्थ, तो पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाता है, यानी पदार्थ जो होता है 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है, तो उसे तापीय वियोजन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड विघटित हो जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग तापीय वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए आई थिंक आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझा जाए। CaO का सामान्य नाम लिखिए। तो जो CaO होता है इसका सामान्य नाम जो होता है चूना पत्थर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझा जाए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक मुख्य संगठन क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ है, यह एसिड को उदासीन कर देता है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है? आंसर होगा ठोस में भी दर्शाया जा सकता है, द्रव, गैस और जलीय विलयन के रूप में। इस तरह से इस रूप में दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है? क्वेश्चन तो ये तो आप लोग समझ गए थे कि ठोस, द्रव, गैस और जलीय विलयन के रूप में। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है? तो यह जब इसको जलाया जाता है वायु की उपस्थिति में, तो यह सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यह एक तरह का एक और क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में कि मैग्नीशियम रिबन को
हवा में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? तो ये इसको साफ करने का कारण होता है कि यह तुरंत हवा के संपर्क में आकर के क्रिया कर ले। तो कहेंगे कि मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले साफ इसलिए किया जाता है ताकि यह हवा के संपर्क में आकर के तुरंत क्रिया कर ले, इसीलिए इसको साफ कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्मा, देखिए यहाँ पे थोड़ा कलर टाइपिंग हो गया है, ऊष्मा आप लोग ऐसे लिखिए, आप लोग लिखते भी होंगे ऊष्मा, ऐसे गलती हो गया यहाँ पे, मिस प्रिंटिंग हो गया है। श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? देखिए यहाँ पे बता दें कि आप लोग सॉरी, ये जो है कहीं कहीं मिस प्रिंटिंग जो हुआ है उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा लो आप लोग। क्वेश्चन था श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो इसका कारण दीजिए। तो इसका आंसर होगा श्वसन को हमारी कोशिकाओं में मतलब जो होता है कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है। श्वसन एक ऐसी क्रिया है जो हमारी कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है। और इसके बारे में बता दिया जाए कि यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। भोजन से कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद जब टूटता है तो ग्लूकोज में बदल जाता है, जो श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिल करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। चूँकि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में भी ऊर्जा निकलता है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊष्माक्षेपी सही लिखा है, ध्यान दीजिएगा लो थोड़ा, जो दिया गया है यहाँ पे ऊष्माक्षेपी ये सही लिखा गया है। तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है कि कौन सा ऊष्माक्षेपी सही है। ये वाला ऊष्माक्षेपी सही है, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, मिस प्रिंटिंग हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल समझा जाए। नेक्स्ट सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी प्रक्रियाएं जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोग बता दें कि दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग का लगना, यानी दूध से दही जो बन रहे हैं इसमें नए गुण वाले नए पदार्थ के अणु का निर्माण हो जा रहा है। तो जो दूध होता है उसके जैसा दही नहीं लगता है, थोड़ा चेंजिंग हो जाता है। जैसे जंग होता है लोहे पर लगता है, वो भी जंग जो होता है चेंजिंग आ जाता है, उसमें बदलाव आ जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो जाता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण समझ लिया जाए। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के रूप में लिखा जाता है, या संकेत के रूप में या सूत्रों के रूप में लिखा जाता है या व्यक्त किया जाता है, तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे 2H और O मिल करके H2O बना देता है, तो ये हम लोगों का जो हो गया रासायनिक जल का रासायनिक सूत्र हो गया। तो यानी कि रासायनिक समीकरण ये हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक जो मिल रहा है ये रासायनिक समीकरण हो गया एक प्रकार से। चलिए क्वेश्चन समझ लिया जाए। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो देखिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इस क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर होगा वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है ताकि वह जलते समय पूरी तरह वायु के संपर्क में रहे। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले साफ कर लिया जाता है। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिएगा आंसर बहुत बढ़िया से। आई थिंक आप लोगों को पहले भी इसके बता दिया गया है, अगले क्वेश्चन में ही बता दिया गया था। चलिए क्वेश्चन देख लिया जाए, इसको पहले भी मैंने बता दिया, फिर से इसको देख लिया जाए। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो बता दें कि जब अभिकारक और उत्पाद के दोनों तरफ यानी तीर के बाएं तरफ और दाएं तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या जो होती है समान होती, तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको पहले भी मैंने बता दिया था, तीर के बाईं तरफ और दाईं तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या जब समान होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तीर के इधर उधर वाले तत्वों को अभिकारक और उत्पाद बोला जाता है। द्रव्य, और इसको संतुलित
क्यों किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के संतुष्ट करने के लिए जो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, इस नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण में लिख करके इसको हम लोग को संतुलित करना है। पहला है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कर अमोनिया बनाता है। तो देखिए इसका आंसर होगा, आप लोग बता दें कि ये जो है हम लोगों का रिएक्शन जो कर रहा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से, तो नाइट्रोजन यहाँ पे हो गया और ये हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कराया जा रहा है, तो ये बन जा रहा है NH3। तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन भी हो जा रहा है और 3 दूनी का 6, ये 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। इधर भी हाइड्रोजन 3 दूनी का 6 है, ठीक है। यानी ये संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा गया। अब यहाँ देखना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसका देखिए हो जाएगा आप लोगों का, इसका आप लोगों को बता दें कि इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया H2S, इसके पहले 2 लगा दिया गया संतुलन के रूप में लिखने के लिए। यहाँ पे ऑक्सीजन हवा यानी कि, तो यहाँ पे 3O2 लिख दिया गया। दहन होने पर जल, तो यहाँ पे H2O हो गया जल, 2H2O, यानी संतुलित करने के लिए 2 लगा दिया गया। तो क्या बना दे रहा, तो ये है हम लोगों को बना देने के बाद यहाँ पे बता दें आप लोगों को, इसके साथ मिला देने के बाद ये सब मिल करके ये आप लोगों को हम यहाँ पे बता दें कि ये जो है मिस प्रिंटिंग हो गया। यहाँ पे लिखा गया है 3, ये नहीं रहेगा 3B है, यहाँ पे सिर्फ रहेगा 2SO2, यानी कहने का मतलब संतुलित हो जाएगा समीकरण। देखिए जैसे यहाँ पे 2 दूनी का 4, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे दिया गया, तो 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन, तो इधर भी देखिए 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन हो गया। सल्फर S 2 को हो रहा है, तो 2, तो यहाँ पे भी 2 से गुना करेंगे S में, तो 2 सल्फर हो जाएगा। ऑक्सीजन 3 दूनी का 6, तो ये देखिए 2 दूनी का 4, ये ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, 2 से जब इस गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा इधर भी। तो यानी कहने का मतलब बता दिए आप लोगों को कि यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है, यहाँ पे 3BA नहीं रहेगा बल्कि यहाँ पे 2 रहेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। और 2 के साथ में यहाँ पे S भी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। तो देखिए हम बता दें कि एल्युमिनियम सल्फेट जो है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम सल्फेट हो गया ये, और ये हो गया बेरियम क्लोराइड। इसके साथ अभिक्रिया करने के बाद एल्युमिनियम क्लोराइड, तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया, और ये हो गया बेरियम सल्फेट का अवक्षेप। तो इस तरह से देख लीजिए, ये लिख दिया गया, इसके आगे 3 लगा करके, और इसके आगे 2 लगा दिया गया, इसके आगे 3 लगा दिया, तो जिसकी वजह से ये समीकरण जो हो गया संतुलित हो गया, यानी दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गया। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी जो हाइड्रा ऑक्साइड होता है एवं हाइड्रोजन गैस देता है। तो पोटेशियम का K और जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो जल का सूत्र लिख दिया गया H2O, तो ये बनाता है क्या, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो KOH लिख दिया गया, और साथ में हाइड्रोजन गैस, तो H2 लिख दिया गया। इसको संतुलित करने के लिए इसके पहले 2 लगा दिया गया, और इधर भी दोनों के पहले 2 लगा दिया गया। इस तरह से दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गया। चलिए अब आप लोग के स्क्रीन पर कुछ नया संतुलित करने के लिए समीकरण दिया गया है। ए में ये दे दिया गया है आप लोगों को, फिर बी में दे दिया गया है, ये ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया, फिर डी हो गया, ये वाला। तो यानी कहने का मतलब कि ये तीनों को चारों को संतुलित करना है, संतुलित करना है इसको। तो संतुलित करने के लिए इसको देखिए क्या किया गया है
कि इन सभी को सबसे पहले बता दें कि यहाँ पे HNO3 को लिख दिया गया, यहाँ पे CaOH होल 2 को भी लिख दिया गया, फिर CaNO3 होल 2 को भी लिख दिया गया, फिर प्लस में H2O को भी लिख दिया गया। संतुलित करना है तो यहाँ पे H2O को पहले 2 लगा दिया गया और यहाँ पे ध्यान देना है कि HNO3 के पहले भी 2 लगा दिया गया। इस तरह से दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गया। तो इसमें तो दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर करना है। आप लोग सभी में ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर कर दिया गया है और इसका आप लोग आगे अभ्यास कीजिएगा। फिर आगे तीनों रासायनिक समीकरण जो दिए गए हैं संतुलित करने के लिए, उसको संतुलित करके लिख दिया गया है। आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, यहाँ पे बना के दे दिया गया है। आप लोग अभ्यास कीजिए इसका। चलिए, सवाल है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिल करके कैल्शियम कार्बोनेट और जल बना दे रहा है। तो देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिख दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र लिख दिया गया, बना रहा है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र लिख दिया गया, जल तो जल का भी सूत्र लिख दिया गया। यहाँ पे दोनों तरफ लिख दिया गया। लिखने के बाद देख लिया गया कि तत्वों के परमाणुओं की संख्या भी बराबर है, तो इसलिए ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। फिर अगला क्वेश्चन है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ये मिल करके जिंक नाइट्रेट बना दे रहा है, फिर सिल्वर साथ में बन रहा है। तो यहाँ पे जिंक और सिल्वर नाइट्रेट के लिए सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3, तो यहाँ पे 3 छूट गया है, NO3 होना चाहिए, 3 छूट गया है। फिर तो ये बन जा रहा है जिंक नाइट्रेट, यानी कहने का मतलब ZnNO3 होल 2, और साथ में सिल्वर, तो सिल्वर के लिए Ag लिख दिया गया। इसको संतुलित करके लिखना है, इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिया गया है इसके पहले, और इसके भी पहले 2 लगा दिया गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नाइट्रेट के लिए NO3 देना है, मिसप्रिंट हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, ये जो मिल रहा है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, ये मिल करके एल्युमिनियम क्लोराइड बना दे रहा है, साथ में कॉपर भी मिल रहा है। तो देखिए, इसके लिए संतुलित समीकरण लिखना है, तो एल्युमिनियम लिख दिया गया, फिर कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला लिख दिया गया, फिर यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख दिया गया, फिर कॉपर का फॉर्मूला लिख दिया गया, जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र लिख दिया गया। अब यहाँ पे इसके पहले एल्युमिनियम को पहले 2 लगा दिया गया, कॉपर क्लोराइड को पहले 2 लगा दिया गया, 3 लगा दिया गया, सॉरी। अब यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड है, इसके पहले 2 लगा दिया गया, इधर कॉपर के पहले 3 लगा दिया गया। इस तरह से लगा देने के बाद दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, ये मिल करके बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। तो बेरियम जो क्लोराइड है उसका फॉर्मूला लिख दिया गया, रासायनिक सूत्र, पोटेशियम सल्फेट का भी यहाँ पे रासायनिक सूत्र लिख दिया गया, ये बना दे रहा है बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बना दे रहा है। तो इसको संतुलित करना, तो इसके पहले 2 लगा दिया गया पोटेशियम क्लोराइड के पहले, तो 2 लगा देने के बाद दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाता है। इस तरह से रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। हम प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताना है, किस प्रकार का ये। चलिए देखिए, आप लोगों का जो दिया गया है, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, तो ये मिलके बन रहा है पोटेशियम आयोडाइड बेरियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड लिख दिया गया, फिर उसके बाद बेरियम आयोडाइड भी लिख दिया गया, तो ये बना रहा है पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड बेरियम ब्रोमाइड भी लिख दिया गया। तो इस तरह से ये आप लोगों को रासायनिक समीकरण लिखना था, समीकरण को लिख दिया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, जिंक कार्बोनेट, ये मिल, इसको जिंक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो जिंक
कार्बोनेट, तो जिंक कार्बोनेट जो है, तो यहाँ पे जिंक कार्बोनेट को लिख दिया गया। जिंक कार्बोनेट जो है, यही जिंक कार्बोनेट ZnO, यानी कहने का मतलब ये एक ही रहेगा। यहाँ पे एक डबल हो गया है तो डबल नहीं लिखना है। जिंक कार्बोनेट के लिए ZnCO3 होता है, तो यहाँ पे ZnO हो गया, Zn एक और O एक हो गया, बच रहा है CO2। तो यहाँ इसमें से देखिए C1 बचेगा, इसमें से O तो सिर्फ इसमें एक लिखा गया, 2 बच रहा है तो यहाँ पे लिख दिया गया CO2। तो ये समीकरण भी बन गया, जिस तरह से बोला उस तरह से लिखा भी गया। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन क्लोरीन, तो ये बन जा रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन H2 लिख दिया गया, क्लोरीन को Cl2 लिख दिया गया, तो ये बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यानी HCl, तो 2 लगा दिया गया इसके पहले ताकि संतुलित हो जाए। चलिए फिर इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम, यानी कि जो मैग्नीशियम है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिल करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बना रहा है। तो मैग्नीशियम ये हो गया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिल करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना दे रहा है। चलिए क्वेश्चन समझा जाए। क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ क्या है, उदाहरण दीजिए। तो देखिए वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पादों के बनने पर ऊष्मा मुक्त होती है, यानी ऊष्मा उत्पन्न होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके पहले अगला टॉपिक में पढ़ा गया था इसको। जैसे देखिए यहाँ पे हो जाएगा C+O2 मिल करके CO2 बना देता है और साथ में ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। चलिए अब समझते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है। अब यहाँ पे ऊष्माशोषी अभिक्रिया समझ लिया जाए। ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के बनने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है या अवशोषित होता है, उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे FeSO4 जब ये रिएक्शन कराया जाता है तो Fe2O3 SO2 और SO3 इस तरह से बन जाता है। तो इस तरह के अभिक्रिया में देखा जाए तो ऊष्मा का अवशोषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो देखिए पाचन की क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है। यहाँ पे हाई होगा तो यहाँ पे ही हो गया है, थोड़ा ध्यान देना, मिसप्रिंट हो गया। मुक्त करता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं की ऊर्जा मिलती है, जो हमारे शरीर की कोशिका होते हैं उसको ऊर्जा मिलता है, अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यहाँ पे लिख दिया गया C6H12O6 6O, ये मिल करके 6CO2 और 6H2 और साथ में प्लस में ऊर्जा में ग्लूकोज मुक्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो जिस प्रकार संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार उसी के विपरीत वियोजन अभिक्रिया में 2 जो होते हैं कोई यौगिक 2 या मतलब ये जो होते हैं 2 या डॉन से मतलब यहाँ पे लिखा गया है यौगिक में विघटित हो जाते हैं। 2 या यहाँ पे लिखा जा सकता है अधिक होना चाहिए, अधिक यौगिक में, यहाँ पे डॉन से लिखा गया है 2 या अधिक यौगिक में क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है। मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा सुधार लीजिएगा लोग। चलिए यहाँ पे ध्यान देना है 2H2 और O2 मिलकर 2H2O बना देता है। 2H2O ये मिलकर 2H2 प्लस O2 बना देता है। तो ये संयोजन हो रहा है इसमें, और इसमें क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। तो यानी कहने का मतलब संयोजन वियोजन, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास और वृद्धि, ये भी आप लोगों को बताया गया था। चलिए आगे समझ लिया जाए।
चलिए, आप लोगों का पहला चैप्टर इस तरह से समाप्त होता है। इन सभी प्रश्नों को आप लोग रोक रोक करके देख करके लिख सकते हैं और बार बार रिप्ले करके समझ सकते हैं।